Hello dear student, I heartily welcome you all in my YouTube channel and today I will discuss on the topic of factor affecting watershed management। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वाटरशेड मैनेजमेंट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो फैक्टर अफेक्टिंग की बात की जा रही है तो इससे क्या तात्पर्य है ये समझ लीजिए पहले। तो फैक्टर अफेक्टिंग मतलब ये होता है कि हमारे जब वाटरशेड डेवलपमेंट में कर रहा हूँ या वाटरशेड मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे से वाटरशेड मैनेजमेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है या नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो दोनों ही इम्पैक्ट हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या नेगेटिव इम्पैक्ट हो। वही जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वही कहलाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं और इसको देखिए हम वाटरशेड मैनेजमेंट दैट इन्फ्लुएंस द वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं that can impact the success and effectiveness of the management effort। यानी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि वाटरशेड मैनेजमेंट के सक्सेस को या कह सकते हो इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, सक्सेस को और इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट करते हैं और इसमें आते हैं तीन। हम इसको तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि हम 8 पॉइंट पर नीचे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला तो नेचुरल फैक्टर हो सकता है, हमारा प्राकृतिक फैक्टर है कि मतलब कि टोपोग्राफी हो गई, लैंड हो गई, इसकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे उसको। देन है सोशल फैक्टर यानी सामाजिक फैक्टर है कुछ। देन है इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, आपका फाइनेंस आ जाता है, पैसे की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, तो ये सब फैक्टर भी हैं। एंड देन इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट के बारे में भी हम यहाँ पे नीचे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से 4 प्रकार के मतलब कि एस्पेक्ट हो सकते हैं जो कि हमारे वाटरशेड मैनेजमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों को हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उसको भी हम देखेंगे आगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन शुरू करते हैं हम फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो वाटरशेड मैनेजमेंट को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर है दैट इज द जियोग्राफिकल या कह सकते हो आप क्लाइमेटिक फैक्टर, है ना। तो दो फैक्टर है, एक तो जियोग्राफिकल अलग है, इसको आप 2 पॉइंट भी बना सकते हो, इसको 1 और इसको 2 भी कर सकते हो क्वेश्चन लिखते टाइम। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स में आता है आपका, इसको समझ लीजिए कि जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका। जियोग्राफी से आप क्या समझते हैं पहले, जियोग्राफी मतलब कि लैंड है, जमीन है। ठीक है, ये जमीन है, सॉयल है, मिट्टी है, ये सब आ जाएगा जियोग्राफिकल फैक्टर में। तो जियोग्राफिकल फैक्टर में पहला तो टोपोग्राफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी पहली, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब ये हो जाता है हमारा कि लैंड का स्लोप। ठीक है, लैंड की धरातल की आकृति कैसी है, धरातल हमारा समतल है या स्लोप है या ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टाइप का अगर हमारा धरातल होगा, अलग अलग टाइप की हमारा जो लैंड होगा, जमीन होगी, तो भी हमें अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो टोपोग्राफी मतलब होता है हमारा कि धरातल किस तरह से है। अंडुलेटेड टोपोग्राफी होगी यानी कि ऊबड़ खाबड़ टोपोग्राफी होगी तो हमें यहाँ पे इसको समतल करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर इस तरह स्लोप है तो हमें वाटर कंजर्वेशन के फैक्टर बहुत सारे अप्लाई करना पड़ेगा, सॉयल कंजर्वेशन मेजर करना पड़ेगा क्योंकि ये पानी मिट्टी क्या होगी, बह जाएगी। अगर समतल है तो हमें उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से पहला फैक्टर क्या है आपका जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहला आ जाएगा हमारा टोपोग्राफी। फर्स्ट के अंदर जियोग्राफिकल कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं और जियोग्राफिकल कैरेक्टर में हमारा पहला आ जाएगा टोपोग्राफी यानी कि धरातल की आकृति कैसी है। सॉइल की टाइप आ जाएगा सेकंड नंबर पे इसी के अंदर। यानी अगर मिट्टी जो है हमारी उपजाऊ है तो उसमें हमें कम प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। अगर मिट्टी हमारी उपजाऊ नहीं है तो उसमें हमें ग्रीन मैन्योरिंग करना पड़ेगा या प्रॉपर हमें मतलब कि फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। अगर सॉयल हमारी तो सॉयल टाइप के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक पौधा लगाया तो अगर सॉयल अच्छी है तो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, अगर सॉयल ठीक नहीं है तो इसको हमें फर्टाइल करना पड़ेगा। तो इस तरह सॉयल टाइप हो गया हमारा दूसरा फैक्टर जो कि अफेक्ट कर सकता है वाटरशेड मैनेजमेंट को। देन अगला हमारा जियोलॉजी हो जाएगी। जियोलॉजी से आप क्या समझते हैं, तो वही भूमि की आकृति ही कह सकते हो, यानी भूमि का क्या क्या चीज़ों से मिलके बना है। देन हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगला इसी में ही आ जाएगा वाटर। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर, अब तो जियोग्राफिकल फैक्टर 3 हो गए हमारे। ठीक है, देन अब हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर में आ जाएगा इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर। तो वाटर से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या आ जाएंगी, जैसे कि हमारा रन ऑफ हो गया। तो रन ऑफ हमारा किस तरह से हो रहा है यहाँ पे, अगर रन ऑफ ज़्यादा हो रहा है तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा, अगर रन ऑफ कम है तो मिट्टी का कटाव कम होगा। अगर इन्फिल्ट्रेशन अच्छा खासा है तो रन ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे हमारा सॉइल का इरोजन करने के मैकेनिज्म हमें कम अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से रन ऑफ भी हमारे वाटरशेड मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगा। देन इरोजन पोटेंशियल, आप कह सकते हो कि हमारा जो वाटर जो है यहाँ से कितना तेजी से बह रहा है, कितना इरोजन कर सकता है। ठीक है,
अगर बहुत तेजी से बह रहा है तो बहुत स्पीड, बहुत ज्यादा इरोजन कर देगा, बहुत सारी मिट्टी इधर बहा ले जाएगा, है ना। तो ये हमारा वाटर का मतलब इरोजन पोटेंशियल कितना, वो भी डिपेंड करता है कि वाटरशेड मैनेजमेंट हमारा किस तरह से प्रभावी होगा या नहीं होगा। देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कोई मिट्टी है अगर हमारी, सॉइल हमारी, तो अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो हमें इरिगेशन की फैसिलिटी करने की आवश्यकता अलग से नहीं रहेगी, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो मतलब आराम से, मतलब कि प्रॉपर यहाँ पे रूट कह सकते हो आप, या प्लांट आराम से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर भी हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट डिपेंड करेगा। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, दैट इज द क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, रेनफॉल पैटर्न, यानी कि रेनफॉल ठीक ठाक वहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है, बारिश सही से अगर नहीं हो रही है तो ड्रॉट आने यानी सूखा आने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, और सूखे की वजह से फसलें क्या हो जाएंगी कि हमें अलग से वहाँ पे ड्रॉट एडाप्टिंग मैकेनिज्म, यानी कह सकते हो कि मतलब सूखा को किस तरह से मतलब कि हम कम करें, उसके लिए हमें अलग अलग प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। तो अगर रेनफॉल पैटर्न ठीक है तो हमें नहीं करना पड़ेगा वो चीज़ें। देन टेम्परेचर, अगर क्लाइमेटिक अच्छा है, क्लाइमेट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ हमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कोल्ड है तो हमें कोनीफेरस वेजिटेशंस वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो हमें वहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट, या कह सकते हो आप कि अलग अलग टाइप की फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे, या डिफरेंट टाइप की क्रॉप लगानी पड़ेगी। तो वो भी टेम्परेचर मतलब अफेक्ट करेगा उस एरिया को, ठीक है। देन इवेपोरेशन रेट, अगर ज़्यादा इवेपोरेशन रेट है मिट्टी का तो आप क्या कह सकते हो कि मतलब कि इवेपोरेशन रेट क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा यानी पानी ऊपर ज़्यादा उड़ रहा है तो हमें इरिगेशन की डिमांड क्या होगी, सॉइल की ज़्यादा होगी। तो इरिगेशन डिमांड जब ज़्यादा होगी यानी कि वाटर की सिंचाई की डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। साथ में हमें यहाँ पे इफिशियंट वाटर यूज मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, तो इस तरह से इवेपोरेशन रेट के ऊपर भी हमारा बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। अगर इवेपोरेशन रेट ज़्यादा है तो हमें स्प्रिंकलर यूज नहीं करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वाटर जल्दी से ही हवा में ही उड़ जाएगा, तो हमें वहाँ पे ड्रिप यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कैसे किस तरह से अफेक्ट करता है हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट को, ठीक है। इसके बाद देखो ये सारे फैक्टर जो है अफेक्ट द वाटर अवेलेबिलिटी, ये सारे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं वाटर अवेलेबिलिटी को, सॉइल मॉइस्चर लेवल को, एंड अकरियंस ऑफ द फ्लड एंड ड्रॉट को। वो हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पे चर्चा कर दिया है पहले ही। तो इस तरह से हमने पहले पॉइंट में पढ़ा जियोग्राफिकल या क्लाइमेटिक फैक्टर, इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं अगर बांटना चाहें तो। देन हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंज, यानी कि लैंड यूज यानी हमारी जो जमीन है ना, यहाँ हम किस तरह से यूज में ले रहे हैं उसको, पहले से किस तरह से इससे यूज में लेते आए हैं, तो वो भी हमारा फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकता है वाटरशेड मैनेजमेंट को। और लैंड कवर मतलब कि वेजिटेशन से कवर कितनी है जमीन हमारी, उसको हम आगे देखेंगे। तो लैंड यूज में देखते हैं, देखिए चेंज इन द लैंड यूज एंड लैंड कवर विद इन द वाटरशेड, जो हमारा वाटरशेड है, जैसे कि वाटरशेड एक हमारा मिनी, माइक्रो, मैक्रो डिफरेंट टाइप के वाटरशेड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो उसमें हमारा लैंड यूज कैसा पैटर्न है, सपोज दैट हमने जब हमारा अर्बनाइजेशन हुआ, या कह सकते हो जब हमने खेती खेती करना शुरू किया, तो हमने खेती योग्य जमीन को बढ़ाने के लिए जंगलों को क्या किया, हमने फॉरेस्ट को क्या किया, काट दिया, है ना। तो फॉरेस्ट जब हमने काट दिया तो उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अगर हमने डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया हमें डेवलप करना चाहिए। तो इस तरह से मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा है तो मतलब लैंड पैटर्न को चेंज करेगा। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है कि गाँव से लोग कहाँ जा रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं। तो गाँव से अगर ज़्यादातर लोग शहर की ओर जा रहे हैं तो भाई वहाँ पे अलग प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ताकि लोग गाँव से शहर की ओर ना जाएँ। तो वहाँ पे हमें फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाना पड़ेगी, ताकि वहाँ पे रोज़गार मिल पाए। या कह सकते हो आपकी मतलब कि हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि लोग वहाँ पे अप डाउन कर पाएँ, शहर से कुछ जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर पाएँ। इस तरह से एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, हमने खेती योग्य ज़मीन को बढ़ाया, और बढ़ाते हुए हमने बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा, हमने लैंड के पैटर्न को चेंज कर दिया पूरा, तो वो भी हमें हमारा अफेक्ट करेगा फैक्टर। ये सब सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं वाटर रिसोर्स को भी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर वाटर रिसोर्स को भी अफेक्ट करेंगे, तो इस तरह से वाटरशेड मैनेजमेंट को अफेक्ट करेंगे। इसके बाद देखो अल्टरेशन इन वेजिटेशन, अगला अगला हम इसके अंदर हेडिंग बना सकते हैं अल्टरेशन, यानी कि चेंज करना। अल्टर्स का मतलब होता है चेंज करना। तो हमने वेजिटेशन को, कवर को भी चेंज किया, हमने बहुत सारा हटा ही दिया। तो अगर हम वेजिटेशन हटा देंगे तो हमारा इरोजन क्या होगा, यहाँ पे इरोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा इरोजन। तो उसके लिए हमें इरोजन मैकेनिज्म अडाप्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा अगर वेजिटेशन नहीं, क्योंकि ये प्लांट जो होता है हमारा, कोई प्लांट अगर है ना, ये जो प्लांट क्या करता है, पानी को जमीन से खींचता है, यहाँ से ये वाटर गया, यहाँ से क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, और इवेपोरेट होकर क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे जाता है, क्लाउड बनाता है, क्लाउड बना के फिर क्या होती है इसकी रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है अगेन। तो इस तरह हमारा काफ़ी चीज़ें मतलब कि ये हमारा चेंज कर देगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी चेंज कर देगा अगर हमारा
प्रॉपर वेजिटेशन कवर नहीं है तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारा डिस्टर्ब होगा। देन क्या रिजल्ट इसकी वजह से क्या होगा कि ये इसकी रिजल्ट क्या होगा कि ये रिड्यूस कर देगा वाटर की क्वालिटी को, इंक्रीज सेडिमेंटेशन को भी इंक्रीज करेगा एंड चेंज इन द फ्लो पैटर्न। मतलब पानी का फ्लो पैटर्न किस तरह होगा, इधर बहना चाहिए तो इधर बहेगा, कहीं बहेगा। सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा क्योंकि जब लैंड कवर नहीं हमने किया है, तो लैंड कवर नहीं किया तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मिट्टी है यहाँ पे इरोजन होगा इसका, और जो मिट्टी कट के जाएगी पानी के साथ इस तरह इरोजन होके, तो यहाँ पे मान लो डैम है या कुछ है तो यहाँ पे जाके ये जो सेडिमेंट है यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे और वाटर की कैपेसिटी इसकी कम कर देंगे। ठीक है, वो जो कि मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। तो इस तरह से हमने दूसरा पॉइंट कवर कर लिया है लैंड यूज एंड कवर, लैंड कवर चेंजेस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा पॉइंट रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। यानी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की वृद्धि किस तरह से हो रही है वो भी फैक्टर अफेक्ट करेगा हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट को। और डेमोग्राफिक फैक्टर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि मतलब पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है, यानी जनसंख्या हमारी किन चीजों पर निर्भर करती है, तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है जनसंख्या। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, पहला तो माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। बहुत सारे लोग क्या हुआ कि गांव से यानी विलेज से कहाँ चले गए, शहर में चले गए। ठीक है, या इंडस्ट्रियल एरिया में चले गए। ठीक है, जहां पे उनको क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला। ठीक है, क्या सकते हो आप, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट लिख लीजिए। तो रोजगार के लिए हमारे कहाँ चले गए, शहरों में चले गए और वहीं बस गए लोग, वहीं उनके बच्चे पढ़ने लगे लिखने लगे, वहीं बस गए। तो इस तरह से माइग्रेट कर गए, इसे कहते हैं माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या हुआ कि शहर बनना शुरू हो गया, गांव धीरे धीरे क्या बन गए, शहर बन गए। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन भी हुआ, तो इसकी वजह से भी हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट अफेक्ट होगा। इट कैन लीड द हायर वाटर डिमांड, जिससे कि वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी। भाई शहरों में इंडस्ट्रियल एरिया में वाटर की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। लैंड फ्रेगमेंटेशन होगा। अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, एक चीज यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड, तो भाई जमीन तो उतनी ही है ना, जमीन तो फिक्स है। अब इसके दो बच्चे हो गए, एक है इसके दो बच्चे हैं, तो ये जमीन क्या होगी, आधी हो जाएगी। अब दो के दो, दो से दो दो इनके हुए, तो कितने हो गए, चार बच्चे हुए यहाँ पे, तो इसकी भी आधी हो जाएगी, इसकी भी आधी हो जाएगी, तो फिर लैंड कितनी बची, इतनी इतनी बची, इतनी इतनी बची। तो जब लैंड इतनी इतनी बची तो यहाँ पे ये जो बड़े जमीन में जो तुम काम कर सकते हो तो ये छोटी छोटी जमीन में टुकड़ों में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये टुकड़ों में उतना प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मतलब हमारा क्या होता है कि मतलब वाटरशेड मैनेजमेंट अफेक्ट करता है, लैंड फ्रेगमेंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, देन अगला है चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न हमने ऑलरेडी चेंज किया, हमने पिछले लेक्चर पे भी इसको कवर किया है। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से कुछ चीजें और होती है डेमोग्राफिक फैक्टर में, जैसे कि वाटर रिसोर्स पे इम्पैक्ट आएगा तो भी वाटरशेड डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। ओवर यूज ऑफ वाटर होगा, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर होगा, वाटर की क्वालिटी कम करोगे, गंदा करोगे पानी ज्यादा, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वाटर एलोकेशन। भाई ज्यादा पॉपुलेशन है तो उनको लड़ेंगे भी आपस में ना पानी के लिए, इसकी सिंचाई हमारे खेत में पहले होना चाहिए, नहर का पानी पहले वहां पे नहीं आया, दूसरे गांव में चला गया, तो इस तरह से लड़ाइयाँ भी होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये सब चीजों के ऊपर भी वाटरशेड मैनेजमेंट अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट होता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या होता है, जैसे पॉवर्टी, भाई गरीबी है तो गरीबी है, तुम सही से पैसा नहीं खर्च कर पाओ ना, ये जमीन है जो हमारी, तो यहाँ पे सही से पैसा नहीं खर्च कर पाओगे, तो इससे हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट कह सकते हो अफेक्ट होगा। इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी मतलब कि असमानता, किसके बेस में रहती है असमानता, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के बेस में है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेस में है, कास्टिज्म भी रहता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ के बेस में है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस के बेस में है। तो इस तरह से अलग अलग इनइक्वालिटी है, असमानता है, तो असमानता की वजह से भी हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। लाइवलीहुड ऑप्शन, हमारा जीवन निर्वाह के लिए, जीने के लिए हमारे क्या क्या साधन वहाँ पे है। अगर अच्छी तरह से रिसोर्सेस उपलब्ध हैं तो शायद हम कुछ और अच्छा कर पाएंगे वहाँ पे, अगर नहीं है तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ अलग चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से वाटरशेड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस द वे ऑफ द पीपल इंटरेक्ट विथ नेचुरल रिसोर्स इन द वाटरशेड। अगर हमारा नेचुरल रिसोर्स जो हमारे उपलब्ध है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सही तरीके से हम प्रॉपर नेचुरल रिसोर्स का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर समानता नहीं है तब भी हम वाटर रिसोर्स का यूज नहीं कर पाएंगे, एक बंदा अलग तरीके से करेगा यूज, दूसरा लड़का जो होगा अलग तरीके से यूज करेगा। लाइवलीहुड ऑप्शन, अगर हमारे पास जीवन निर्वाह के साधन नहीं है पहले से, तो हम फिर जीने के लिए ही स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो हम क्या ही डेवलप करेंगे वहां पे। तो इस तरह से मतलब कि बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि लाइवलीहुड एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, माइनिंग हो सकती है, ये सब भी वाटरशेड मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं, एंड दैट कैन सिग्निफिकेंट वाटर रिलेटेड इम्पैक्ट्स एंड अफेक्ट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट। ये सब अफेक्ट करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट की सस्टेनेबिलिटी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस फैक्टर होते हैं बहुत सारे।
तो इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस फैक्टर में क्या क्या आ जाएंगे? प्रेजेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जैसे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन वाइटल फॉर द इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। इसमें क्या हो सकता है तुम्हारा कि पॉलिसीज लेवल में क्या चेंजेस कर रहे हैं। भाई पॉलिसी जैसे बना रहे हैं कि नहर उस गांव में जाएगी ही नहीं। एक मैं नहर का एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, या कि कह सकते हो कि सलाइन सॉइल है तो उसको हम सुधारेंगे ही नहीं। तो इस तरह से अगर सुधारेंगे नहीं तो फिर भाई वहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। अगर इसको सुधार देंगे फ्लाइंग सॉइल को बढ़िया से न्यूट्रल कर देंगे तो यहाँ पे अच्छे से प्रोडक्टिविटी होगी। तो इस तरह सैलिनिटी को इम्प्रूवमेंट करना, एसिडिटी को इम्प्रूवमेंट करना, अगर वाटर लॉगिंग की समस्या है तो उसको दूर करना, अगर लैंड हमारी अनडुलेटेड है इस तरह से तो उसको हम अगर बराबर करने के लिए कोई लेसर लैंड लेवलर द्वारा प्रोजेक्ट चालू कर देंगे तो इससे हमारा इस एरिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मतलब फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पॉलिसीज हम किस तरह से बनाते हैं गवर्नमेंट लेवल में वो डिपेंड करता है। रेगुलेशन हम प्रॉपर रेगुलेट कर पा रहे हैं चीजों की नहीं कर पा रहे हैं। भाई प्रॉपर पानी पहुंच पा रहा है गाँव में कि नहीं पहुंच पा रहा, हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, गवर्नमेंट लेवल की बात है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल की। तो गवर्नमेंट अगर इन सब चीजों में कंट्रोल रखेगी तो हमें लग रहा है कि प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट इसका हो पाएगा। देन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, भाई अगर हम अगर यहाँ विलेज में कोई बैठा है या कोई एरिया में बैठा है डिस्ट्रिक्ट में, वो वहां पे स्टेट लेवल में पहुंच ही नहीं पा रही, मिनिस्ट्री लेवल में, मंत्रालय में कोई चीजें पहुंच ही नहीं पा रही है, मंत्रालय में बातें पहुंच ही नहीं पा रही। जब यहाँ नहीं पहुंचेगी तो कैसे पॉलिसी बनाएंगे? तो हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। एंड द कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटरशेड मैनेजमेंट, साथ में इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी क्या है, कैसे लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले, सब भी मिलकर वाटरशेड मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, एडेक्वेट स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इन कोलैबोरेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे गाँव के लोग हैं जहाँ पे वाटरशेड बन रहा है, वहाँ के लोग जो हैं अगर डिसीजन मेकिंग में या प्रॉपर कोलैबोरेशन कर लेंगे या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, पॉलिसी मेकिंग में भी वो पहुंचेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन अगर वहाँ रहेगा तो अपनी बात को प्रॉपर रख पाएंगे और हमें लग रहा है उससे सुधार ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, नॉलेज एंड अवेयरनेस की ओर बढ़ते हैं। तो नॉलेज एंड अवेयरनेस की बात करें तो क्या होता है? अवेलेबिलिटी एंड डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज की अवेलेबिलिटी को अगर हम बढ़ाएंगे, अगर नॉलेज होगा लोगों के पास, प्रॉपर ट्रेंड लोग होंगे तो सही तरीके से वाटर रिसोर्सेज जो है हमारे यूज कर पाएंगे, जो संसाधन है वहां पर यूज कर पाएंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन होगी तो भी अच्छे सीड्स खरीद पाएंगे, अच्छी वेराइटीज यूज कर पाएंगे, प्रॉपर टेक्निक यूज कर पाएंगे। ठीक है, टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, या कह सकते हो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज कर पाएंगे। तो इनको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इनके पास ट्रेनिंग होना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्ले ए क्रूशियल रोल। तो अवेयरनेस अगर है सही से तो हम एक्सेस कर पाएंगे, दैट इज द साइंटिफिक रिसर्च है, जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च है उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारे पास ये सब चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, अवेलेबिलिटी है चीजों की। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सारे फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट को। एंड अवेयरनेस कैंपेन हेल्प द स्टॉक होल्डर मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड अडॉप्ट द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ठीक है, देन है हमारा क्लाइमेट चेंज। आप जैसे जानते हैं कि लगातार हमारा लॉन्ग टर्म वेदर चेंज हो रहा है क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना या डिस्टर्ब हो जाना, वही कहलाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, पिछले 100 साल में हमारा 100 ईयर में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इम्पैक्ट करेगा बहुत सारी चीजों, जैसे कि फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट मतलब कि ज्यादातर ड्रॉट आ जाएगा, कभी 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 ज्यादा हाईली रेनफॉल आएगा तो फ्लड हो सकता है। ठीक है, या कभी बारिश नहीं होगी तो ड्रॉट आ जाएगा, तो इससे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न में इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, प्रिसिपिटेशन पैटर्न मतलब कि जब रेनफॉल का पैटर्न चेंज होगा तो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न में इम्पैक्ट पड़ेगा। अफेक्ट द वाटर अवेलेबिलिटी टू द स्टॉक होगा, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी। तो क्लाइमेट चेंज कैन exaggerate existing challenges in the water management and recalling the adaptive strategy for the mitigation of the impact। तो क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो मतलब बहुत सारा वाटर मैनेजमेंट, यानी वाटर की कमी आ जाएगी, हमारी पानी को हम ब्लू कलर से करते हैं तो वाटर की कमी आ जाएगी, और जब वाटर कमी आएगी तो हमें मतलब उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए या हटाने के लिए हमें अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इस तरह से वाटरशेड की स्ट्रेटजी उस टाइम पे चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये जो क्लाइमेट चेंज है ये भी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है वाटरशेड को। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्स में होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर पैसे की उपलब्धता है तो हम अच्छे सीड खरीद सकते हैं। ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, या गवर्नमेंट अगर फंडिंग कर रही है तब भी हम अच्छे टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारी उस एरिया की प्रोडक्टिविटी और लाइवलीहुड का लेवल जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है,
तो इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट एडेक्वेट फंडिंग कर रही है तो हमारा वाटरशेड उससे अच्छा होगा और अच्छे से हम मतलब उस एरिया का वेलबिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो नई नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो सामने आएंगे और उन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वहाँ के एरिया को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एंड यूज ऑफ द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, और साथ में अच्छी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का भी वहाँ पे यूज कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को भी इम्प्रूवमेंट होगा। देन अगला नेक्स्ट है स्टॉक होल्डर एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। भाई जो स्टॉक होल्डर जो वहाँ के लोग हैं उनको पहली बात तो इंगेज कराओ प्रॉपर उस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं, या कि उनको पार्टिसिपेट कराओ कोई पॉलिसी मेकिंग में या कहीं पे भी। तो यहाँ पे क्या होता है, लेवल ऑफ स्टॉक होल्डर जो इंगेज होंगे इंक्लूडिंग द लोकल कम्युनिटीज, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज हैं, जैसे ट्राइबल्स एरिया है तो ट्राइबल्स एरिया को वहाँ पे में जो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि वो अपने बारे में अच्छी तरह बता सकते हैं वहाँ पे। तो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वहाँ उनको मतलब कि एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी इनको मतलब सीट देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे भी इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे ताकि क्रिटिकल एंड सक्सेसफुली वाटरशेड मैनेजमेंट हम कर पाए, ठीक है। इंगेज करेंगे अगर स्टॉक होल्डर को तो हमारा पहली बात तो डिसीजन मेकिंग में हमें क्या होगी, हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो आधी चीजें खुद स्वयं बता देंगे वहाँ कंडीशन क्या है। साथ में प्लानिंग करने में भी हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह से एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को भी हम यहाँ पे फास्टर कर सकते हैं अगर हम, और प्रॉपर कोलोब्रेशन यानी कि साथ में मिलकर भी काम कर सकते हैं। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम शेयर कर सकते हैं इन स्टॉक होल्डर के साथ, तो आधा काम यही कर देंगे जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं। स्टॉक होल्डर मतलब जो वहाँ पे पॉपुलेशन जो पीपल्स रह रहे हैं लोग, तो इससे हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत सस्टेनेबल तरीके से डेवलप हो पाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, या लेक्चर जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये जो मटेरियल है आसानी से नहीं मिलता है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने चर्चा किया है, तो इसको आप अच्छे से देख लें और समझ लें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।